वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी यादव व्लॉग्स फैमिली लाइफ। सो ये मेरे चैनल का नेम है। आप सब अगर आए हुए वीडियो देखने तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करना, मेरी वीडियो को शेयर भी करना अगर आपको अच्छी लगती है तो। कोई काम का टॉपिक अगर आपको मिलता है ना तो आप ज़रूर शेयर करना। सो थंबनेल से पता लग गया होगा, माई वीडियो इज़ अबाउट ट्रूथ अबाउट ऑपरेशन थिएटर एंड माई सिजेरियन जर्नी। तो मेरे 2 बेटे हैं, मतलब मेरी 2 प्रेगनेंसी हुई हैं। तो मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मैं पहली वाली प्रेगनेंसी का शेयर कर रही हूँ। इसमें सेकंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसी थी, क्या कॉम्प्लिकेशंस थे एंड मेरा सिजेरियन कैसा था, मेरा सिजेरियन के बाद मेरा रिकवरी कितने टाइम में हुई, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो भी न्यू मॉम बनने वाली हैं, जिनका प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है और मतलब सिजेरियन के लिए जाएंगी या डिलीवरी होएगी, कुछ भी हो सकता है, जैसा बेस्ट हो वैसा हो। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल ही हो, सिजेरियन हो, दोनों बेस्ट होती हैं और दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और दोनों में ही परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बहुत ईजी होती है या सिजेरियन बहुत ईजी होता है, दोनों अपनी जगह अलग अलग तरीके की हैं। सो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी। सो बात है, मैं ना उसके पहले का आपको कुछ नहीं बता रही कि मुझे कैसे कंसीव हुआ था, कितनी कॉम्प्लिकेशन के साथ हुआ था। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, अगर किसी को चाहिए तो, कि मुझे कंसीव कैसे होता है। एक्चुअली मेरे को ना कंसीव करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, मेरे सिस थी, तो जिस वजह से मुझे कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो वो वाली बात हम बाद में करेंगे। किसी को चाहिए होगा तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बना दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। सो हम स्टार्ट करते हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। प्रेगनेंसी जर्नी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो ट्राइमेस्टर होता है ना, सबके लिए फर्स्ट होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं था। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ईजी था, बहुत स्मूथ था। कब तक? 3rd मंथ तक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा नहीं कह सकती मैं। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी जो LMP के हिसाब से या अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आती है, वो आती है फेब्रवरी से आती है। बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे ना उस टाइम पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक्चुअली मैं ना टेस्ट किट से, मतलब नॉर्मली जनरली सब लोग टेस्ट किट से ही चेक करते हैं, तो मैं भी टेस्ट किट से चेक करती थी, यूरिन टेस्ट किट से, बट उसमें मेरा नेगेटिव आता था। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, तो मैं बेफिक्र थी मैं कि कोई इशू नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं। फिर मुझे 1 मार्च को एक हैवी पीरियड होता है, तो पीरियड होने के बाद सब बेफिक्र हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो मुझे कुछ भी नहीं था, मुझे कि चलो कोई नहीं, इतना टाइम भी नहीं हुआ, मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ था, 10-11 मंथ्स हुए थे, 10 मंथ्स हुए थे, यस। तो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बेफिक्र चल रहा था सब कुछ ऐसे ही। फिर मुझे क्या होता है, एकदम से ना मुझे 10 मार्च के बाद ना मुझे थोड़ा सा चक्कर आना, थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील होने लग गया। मैं उस टाइम मम्मी के यहाँ थी, अपने मायके गई हुई थी, फर्स्ट होली थी मेरी। तो मुझे वॉमिटिंग और ना बड़ा चक्कर सा रहता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्यों हो रहा है, बहुत वीकनेस सी। तो मैंने कहा चलो रैंडमली ऐसे ही चेक कर लेते हैं। मैंने टेस्ट किट से चेक किया तो उसमें मेरा पॉजिटिव आ गया। मैंने कहा चलो पॉजिटिव आया है तो मतलब मुझे 1 मार्च को पीरियड हुआ था, जो मेरा 3-4 में हो गया था, ठीक हो गई थी। तो 15 को आया, इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। पर मैं डाउट में थी बहुत ज़्यादा कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मतलब इतनी जल्दी कैसे। तो मेरी वो डाक आई, चलो ठीक है। 15 मार्च की बात है, 15 मार्च को मुझे क्लियर हो गया था, पूरा क्लेरिफाई था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो मेरी किट में आया था। मैंने कहा अब चलो, मैंने फिर अपनी गायनी से बात करी, मेरी जान पहचान में एक गायनी थी, मेरे कॉन्टैक्ट में, मेरे रिलेटिव में, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला था पहले। सो मैंने पहले, मतलब प्रेगनेंसी से पहले सिस्ट के लिए, तो मैंने क्या सोचा कि चलो उनको बताती। तो मैंने उनको बताया, उनको किट की वो भेज दी, फोटो भेज दी। तो उन्होंने कहा आप प्रेग्नेंट हो, मतलब क्लियर है, अगर लाइट आती है तो थोड़ा डाउट रहता है, बट बहुत डार्क थी तो क्लियर है, ठीक है। 15 मार्च से 28 मार्च में मैं घर आती हूँ, वापस अपने ससुराल आती हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। 1 अप्रैल को, जैसे मुझे 1 मार्च को हुई थी, 1 अप्रैल को मुझे फिर पीरियड आ गया। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे पीरियड कैसे आ गया, मैं तो प्रेग्नेंट थी। अब डर लगा, तुरंत गए डॉक्टर के पास, फटाफट भागे। मेरी फैमिली में ये चीज़ हमेशा शुरुआत से रही है
कि कोई भी दिक्कत होती है तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, देखो मतलब सब कहते हैं कि अपना हॉस्पिटल जाके दिखा के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फिर हॉस्पिटल गए, मैं और मेरे हस्बैंड हम हॉस्पिटल गए हैं 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मुझे पीरियड हुआ है, जैसे ही मुझे हुआ है ना उसके 2 घंटे के बीच में हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर को सारी बात बताई है, डॉक्टर ने टेस्ट कराए, कुछ अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट नहीं थी बेबी की, उस टाइम तक आती भी नहीं है इतनी जल्दी, 6 वीक्स लग जाते हैं, 6-8 वीक्स हो जाते हैं। हार्ट बीट नहीं थी लेकिन बेबी था। तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया उस टाइम कि आप एक काम करो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, 1 वीक और देखो, क्या पता 1 वीक में हार्ट बीट आ जाए। और उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया, जो मुझे पीरियड हुआ ना इसके लिए उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। और हाँ, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये और पता लगा कि मेरी जो प्लेजेंटा है वो बहुत लो लाइंग है, लो लाइंग प्लेजेंटा थी मेरी, तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहती है। तो मुझे उस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट, कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बेड रेस्ट करना ही करना है। फिर हम घर आ गए, ब्लीडिंग बंद हो गई, 3-4 घंटे हुए उसके बाद बंद हो गई। फिर 2 दिन बाद फिर से बहुत ज़्यादा होने लगी, फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो उस टाइम फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हुए, तो मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड होता है। एंड अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है, बेबी की हार्ट बीट आ गई, लेकिन मुझे ब्लीडिंग हो रही है। फिर हमने डॉक्टर से सारी बात डिस्कस, तो डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो। किसी किसी के केस में ऐसा होता है कि उन्हें पूरी प्रेगनेंसी ब्लीडिंग भी होती है और बेबी सेफ भी रहता है। तो हमने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं। फिर डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बोली कि अगर आप स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट कर सकते हो तो ही कंटिन्यू करना है इस प्रेगनेंसी को, अदरवाइज हम अबॉर्ट कर देंगे। ठीक है, आप डॉक्टर के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट मंथ था या 15 डेज थे, पर डॉक्टर के हिसाब से वो 2.5 मंथ्स था, मतलब मुझे कंसीव फैब में हो चुका था। तो ऐसा हुआ, ये हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो कंप्लीट बेड रेस्ट कर लेते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट, ऐसा बेड रेस्ट बता दिया ना कि पैरों को ऊपर करना, इस टाइप से रहना है 3 मंथ्स तक। चलो हमने कोशिश करी, 2-2 पिलो लगा के लेटी रहती थी, बट उस बेड रेस्ट के बाद भी ना, अगर मैं वॉशरूम तक जा रही हूँ तो मुझे ब्लीडिंग होती थी, मैं नहाने बैठती थी तो मुझे ब्लीडिंग होती थी। तो मेरे साथ ये होने लगा। फिर हम 4 मंथ, मतलब डॉक्टर LMP के हिसाब से 4 मंथ, मुझे 3rd मंथ स्टार्ट हो गया, यस 3rd मंथ हुआ था, 3rd मंथ स्टार्ट हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि मैं देखो वो करती हूँ, अल्ट्रासाउंड कर देती हूँ दोबारा। फिर मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ कि क्या कंडीशन है। बेबी ठीक था, सेफ बिल्कुल, और हार्ट बीट सही आई हुई थी, लेकिन मेन वही प्रॉब्लम कि लो लाइंग प्लेजेंटा थी, बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे था। जो मुझे डॉक्टर ने ये बोला था ना कि आपको रेस्ट करने के बाद, वो बेड रेस्ट के बाद सही पोजीशन पे आ जाएगा, बट नहीं आया। अब डॉक्टर हमें एक सजेस्ट करती है कि आप अबॉर्शन करा लो। अब हमारा ये कि हम इतने, मतलब 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने निकाल दिया, हम अबॉर्शन तो नहीं कराएंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर मेरी ना डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी मेरी, मतलब वो एज अ फैमिली मेरे साथ, आज भी वो एज अ फैमिली हैं। तो उन्होंने मुझे फिर यही सजेस्ट किया कि आप बेड रेस्ट कर लो, हो जाएगा, देखी जाएगी, जैसा होगा मैं आपके साथ हूँ। बस वहाँ से मुझे थोड़ा सा मतलब भरोसा सा रहा, डर भी था। फिर हमने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सबको, फर्स्ट सेकंड सबको ना वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, टचवुड मेरे को वॉमिटिंग नहीं हुई थी, मेरे साथ सिचुएशन ज़्यादा बेकार थी। तो पहले मैं यही सोचती थी यार सबको वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग भी होएगी, मुझे ये भी होगा वो भी होगा, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वॉमिटिंग और हेडेक नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ हुआ था। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मेरे पैरों में एक दिन भी मेरी प्रेगनेंसी में दर्द बंद नहीं हुआ था, एक दिन भी। इतना पैरों में दर्द, पैरों की मालिश डेली करानी होती थी, इतना दर्द होता था मुझे। एंड मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी, जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, बेबी की ग्रोथ हो रही थी, बेबी की ग्रोथ जैसे बढ़ रही थी ना, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे पेट में निचले हिस्से में बहुत बुरा दर्द होता था, मतलब बहुत भयंकर वाला दर्द, इतना भयंकर कि डॉक्टर को जब मैंने सारी बात बताई ना, तो उन्होंने मुझे मैफ्टल स्पास दी थी, बहुत हैवी मेडिसिन होती है मैफ्टल स्पास। तो मैं पेन किलर, मतलब वो क्या बताऊँ, मैं डेली ही मैफ्टल स्पास खाती थी, मुझे इतना पेन होता था,
नहीं समझ आता था क्यों होता था, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था, बट वो पेन, और बहुत भयंकर वाला पेन, इतना भयंकर ना कि मैं चादर कस के पकड़ के रोती थी, मुझे इतना दर्द होता था। फिर धीरे 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 5th मंथ स्टार्ट हो गया। 5th मंथ में देन हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया, जो 5th मंथ पे होता है बच्चे की फुल बॉडी के लिए जो होता है, मैं नाम भूल गई उसका क्या बोलते हैं, अब तो मैं सारे अल्ट्रासाउंड के नाम भूल गई हूँ। तो वो हमने वो कराया। अब उस अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ, बेबी सब कुछ ठीक बताया, लेकिन बेबी का ये बताया कि बेबी का ना सिर्फ हेड बढ़ रहा है, बाकी बॉडी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ हेड ही बढ़ रहा है। अब हम फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में। डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बोली, अगर सिर्फ हेड बढ़ रहा है तो हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा 5th मंथ पे, क्योंकि ऐसे बच्चे को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग फिर डर में, भाई कैसे होएगी हमारी प्रेगनेंसी, कैसे होगा हमारे साथ ये सब, बहुत। और उस टाइम ना मैं हॉस्पिटल चेंज कर चुकी थी। जो मेरी डॉक्टर थी ना, उनकी खुद की डिलीवरी हुई थी, तो उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ रखा था उस टाइम। अब हॉस्पिटल छोड़ रखा था तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप हॉस्पिटल में जाओ, बिकॉज डिलीवरी में प्रॉब्लम होएगी अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ तो। नॉर्मल तो मैं फिर भी कर दूंगी, बट ऑपरेशन के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा कहीं और। फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल चेंज किया। मेरी फैमिली के मतलब और भी डॉटर इन लॉ सबके बच्चे वहाँ पर हुए हैं, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ पे उन्होंने उन्हीं का अल्ट्रासाउंड का ये था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में हमें ये बात बोली। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे उस टाइम, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि बच्चे का हेड बढ़ रहा है, तो अगर इन केस ऐसा ही रहा ना तो हम अबॉर्ट कर देंगे, अबॉर्शन करा देंगे आपका। आप एक काम करिए, 1 हफ्ते और वेट करिए, फिर हम बताते क्या करना है। अब 1 हफ्ते वेट कैसे होएगा, बड़ी टेंशन, बहुत परेशानी, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही हूँ, फैमिली स्ट्रेस में थी कि करें क्या। मतलब फिर हमने क्या किया, हमने खुद से दिमाग लगाया और मैंने जो मेरी पहली वाली डॉक्टर थी उनसे लिखवाया, अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करवाया और कहीं और अल्ट्रासाउंड कराया। हॉस्पिटल में ना करा के कहीं और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ भी नहीं आया, सब कुछ ठीक था। फिर मैंने इन लोगों को नहीं बताया कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है। इनके पास मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया 1 हफ्ते बाद। सो टचवुड इनके अल्ट्रासाउंड में ठीक आया सब कुछ। तो वहाँ से हमारी टेंशन ख़त्म हुई, लेकिन दिमाग में वो टेंशन थी कि यार सही में ऐसा हो गया तो कैसा होगा। मतलब एक सिंड्रोम टाइप की एक बीमारी होती है बच्चों में, जहाँ पे सिर्फ बच्चे का ही सर बढ़ता है और बाकी बॉडी पार्ट्स नहीं बढ़ते। तो हमने वो टेस्ट कराया, वो कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल निकला, टचवुड सब कुछ ठीक था। फिर 1-2 डॉपलर टेस्ट और डुअल डॉपलर ये सब होता है, डुअल डॉपलर मैं नाम ही भूल गई सारे। तो वो टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव मतलब सही आया, नेगेटिव आया, कुछ भी नहीं आया उस टेस्ट में। तो ऐसे धीरे 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 मेरा 5th मंथ भी निकल गया। फिर आता है 6th मंथ। 6th मंथ में भी मुझे सेम पेन रहता है, मतलब बहुत भयंकर पेन, मैं कहीं आ जा नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। उस टाइम तो मेरे साथ ये हो रहा था ना कि मैं नहा भी रही थी या फ्रेश भी होने जाना था, वॉशरूम भी जाना था, तो मैं हस्बैंड के सपोर्ट से जाया करती थी। वो मुझे उठा के मतलब हाथ पकड़ के तब वॉशरूम ले जाते थे, क्योंकि मेरा कदम बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता था, इतना मुझे पेन था। मुझे आज तक नहीं समझ आया क्यों था। ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी है। सेकंड प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल अपोजिट थी, बहुत स्मूथ थी, वो भी मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे होता है। फिर मेरा 6 मंथ कंप्लीट हुआ, देन मेरा 7 मंथ कंप्लीट हुआ। 7th मंथ में मैं थोड़ा सा चलने फिरने लगी, नीचे भी जाने लगी, जैसे हमारी किचन नीचे है। कुछ टाइम के लिए जैसे मैंने ऊपर किचन कर ली थी 6 मंथ के बाद, उससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मम्मी ही सब कुछ कर रही थी। तो मैं ऊपर रहती थी, मेरा रूम ऊपर था। तो हमने क्या किया, मतलब मैं थोड़ा सा चलने फिरने लगी, ऐसा ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा चलती थी, कभी एक बार नीचे आ गई, फिर रात को ही ऊपर आना हुआ, ऐसे ऐसे होने लगा। फिर मेरा 7 मंथ कंप्लीट, 7 मंथ चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, 7 मंथ मेरा चल रहा था। 7 मंथ के 5 या 6 डेज गए थे। देन मुझे क्या होता है, मैं रात को बढ़िया सोती, मतलब मुझे रात को ना पेन होता है, मुझे अच्छे से याद है 4 अक्टूबर, 5th को दशहरा था, 4 अक्टूबर को पेन होता है। तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, उसी हॉस्पिटल में जाती हूँ कि मुझे बहुत तेज पेन है, मेरा पेन आज बंद ही नहीं हो रहा है। तो मुझे पेन में ना इंजेक्शन लगा करते थे, जो मुझे बच्चा कंसीव करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए डोफेटेक करके एक इंजेक्शन्स होते हैं, वो मेडिसिन्स होती हैं, वो रेगुलर लगती थी, हर वीक लगती थी, ताकि मेरा बेबी ना कंटिन्यू रहे, मतलब मिसकैरेज ना हो मेरा।
तो ये तो पूरे टाइम चला था मेरे साथ 7 मंथ तक ये वाले इंजेक्शंस। फिर क्या होता है, वो इंजेक्शन मुझे लगा देते हैं पेन का, भगवान जाने उन्होंने कौन सा मुझे ये चीज़ बोली कि पेन का भी है, इसमें बच्चे के लंग्स भी मैच्योर रहेंगे, इस चीज़ का ये इंजेक्शन उन्होंने मुझे लगा दिया। मैं लगवा के घर आई हूँ रात के 10 बजे, पेन बंद था, मैं सो गई। सुबह उठती हूँ मैं 6 बजे, मेरी नींद खुलती है और मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। मैं वॉशरूम में जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है वाटर मतलब निकल ही जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट प्रेगनेंसी, कोई चीज़ समझ तो आती नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, नहीं समझ आया। फिर मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, मेरी वाली डॉक्टर, मेरे पहले डॉक्टर थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो फ़ोन ही नहीं उठाती इतने टाइम पे, ना वो आपको बात कराएं 10-11 बजे तक, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है बार बार। और मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी कि मैं बार बार ट्रैवल करना मेरे लिए ठीक नहीं था, बट मैं फिर भी ट्रैवल करती थी क्योंकि हॉस्पिटल दिखाना होता था। तो मैं अपनी डॉक्टर को कॉल करती हूँ कि ऐसे ऐसे, तो वो कहती हैं कि आप फटाफट हॉस्पिटल पहुँच जाओ, जहाँ भी हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता दो। तो मैं हॉस्पिटल फ़ोन करती हूँ 8 बजे कि ऐसे ऐसे मुझे हो गया, मुझे डॉक्टर से आज ही मिलना है। तो कहती है ठीक है आप आ जाओ 9 बजे, डॉक्टर आपको 9 बजे मिल जाएगी। मेरा वाटर लीकेज हो चुका है और मैं मतलब सैनिटरी यूज़ कर करके अपना गुजारा कर रही थी उस टाइम, मतलब लेट रही हूँ तो भी सैनिटरी यूज़ हो रही है और वैसे भी तो यूज़ ऐसे करते करते मैं हॉस्पिटल पहुँची। मैं 9 बजे हॉस्पिटल पहुँची हूँ एंड मेरे साथ क्या होता है, 9 से 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, मैं बैठने लायक नहीं हो रही हूँ। अब करें क्या, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, वहाँ लेटी हूँ तब भी नहीं लेटा जा रहा। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि हम रूम ले लेते हैं यहीं पे हॉस्पिटल में। हमने रूम ले लिया कि हमें एडमिट करना है। हम डॉक्टर का पूछे जा रहे, हमें 9 बजे बोला गया एंड डॉक्टर आती है 1 बजे। 1 बजे आके सारे टेस्ट वगैरह करती है और कहती है कि अभी नहीं कुछ करेंगे, कल करेंगे। मैं उनको बोल रही हूँ यार आप कल मत करो, मेरा वाटर लीकेज हो चुका है, बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगी, बट उनको नहीं समझ आ रहा है। फैमिली मेरी लेकिन नहीं हम नॉर्मल करेंगे, फिर आप कल को कहोगे सिजेरियन कर दिया। अरे मेरी फैमिली रेडी है सिजेरियन के लिए, मेरे हस्बैंड रेडी है सिजेरियन के लिए, मैं खुद रेडी हूँ सिजेरियन के लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। वाटर लीकेज हुए मुझे कम से कम कितने मान लो 8-9 घंटे हो गए हैं, तो मेरा कहाँ से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एक नॉर्मल सी बात है ये। फिर मैं अपने डॉक्टर को कॉल करती हूँ तो वो मुझे बताती है नहीं नॉर्मल डिलीवरी आपको कैसे भी नहीं हो सकती है, बच्चा इन्फेक्टेड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, जल्दी से जल्दी डिलीवरी कराओ। पर नहीं, उनकी बहस कंटिन्यू रहती है, मतलब मेरा दिल करता है मैं हॉस्पिटल में केस कर दूँ। तो उनकी बहस ना कंटिन्यू रहती है। मेरे हस्बैंड वहाँ पे पेमेंट दे चुके थे। 4 बज गए, आप मानो 4 बज गए, सुबह 9 मतलब मुझे सुबह 6-7 बजे वाटर लीकेज हुआ और शाम के 4 बज गए, बट वो नहीं कर रहे हैं कि हम करेंगे, प्रोसेस चल रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्यों नहीं कर रहे थे। फिर हस्बैंड ने ऑफिस मतलब उनके रूम में जाके ओपीडी में जाके उनकी ये चीज़ बोली कि आप जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी वाइफ सुबह से यहाँ एडमिट है, आप कर क्यों नहीं रहे हो। कहते नहीं अब अगर बच्चा प्रीमेच्योर हो गया ना तो आप फिर हमें ही कहोगे, हमारी जिम्मेदारी होएगी। अरे बच्चा तो कल सुबह भी प्रीमेच्योर ही होएगा, बच्चा तो प्रीमेच्योर रहेगा, एक दिन में तो मैच्योर हो नहीं जाएगा। सिर्फ उनका बिल बनाने का चक्कर कि इसको लंग्स के इंजेक्शन लगेंगे, बच्चे को हार्ट के इंजेक्शन लगेंगे, बच्चे की हार्ट बीट चेक करेंगे। अरे वाटर लीकेज हो चुका है, आप हार्ट बीट चेक करके क्या करोगे। पर नहीं, उन्होंने नहीं मानी मेरी बात, हस्बैंड की बात नहीं, मेरी फैमिली नहीं मानी। पेमेंट हम दे चुके थे सारी। फिर हमने उन्हें लड़ झगड़ की कि हमें यहाँ नहीं रखना। मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए सिर्फ आ रही हूँ। वो 3 या 4 मंथ्स की उनकी बेबी तब हुई थी, वो मेरे लिए हॉस्पिटल आई। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना फाइल्स के दूसरे हॉस्पिटल में जाना। मैं 4-4:30 वो ड्रिप निकाल के और सब करके दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ, मतलब उस हाल में हम दूसरे हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ से हमने बहुत कहा कि हमारी पैसे वैसे दो, बट उन्होंने पैसे नहीं दिए और आज तक भी नहीं दिए, 5 साल हो गए हैं। तो वो चलो कोई नहीं, हमारे बच्चे के ऊपर गए, हमने दान कर दिया, मान लो किसी के काम आ जाएगा। तो ऐसा हुआ। देन हम लोग फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे हैं मेरी डॉक्टर के पास। जो मेरी डॉक्टर थी मेरी फ्रेंड लेके गई है, मेरी फ्रेंड ने हॉस्पिटल में बात करी। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मदर इन लॉ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गायनी रह चुकी है, अब रिटायर है वो, गुड़गांव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। सो अब मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास। हम पहुँचते हैं 4:30 जाते ही उन्होंने किसी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं किया, बस चेक किया कि बच्चे की हार्ट बीट है या नहीं। तो उस टाइम बच्चे की टचवुड हार्ट बीट थी। मेरी सिचुएशन देखा कि वाटर तो बच्चा ही नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है। उन्होंने फटाफट ऑपरेशन की तैयारी करी
एंड मतलब 4:30 मैं पहुंची हूँ और 4:50 पे मेरा बेबी डिलीवर हो गया था। तो ये था मेरा कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी थी और मेरा बेबी डिलीवर हो गया था 4:50 पे। अब अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कि मेरा बेबी ओटी में चला, वहाँ निको में चला गया उस टाइम की जर्नी कि वो क्या था, और ऑपरेशन का मैं भी बताऊँगी, मेरी सिजेरियन का। तो क्या हुआ, बेबी हुआ 4:50 पे। 4:50 पे बेबी होने के बाद बेबी रो नहीं रहा है, पूरा रेड हो रहा है, उसको सांस नहीं आ रही है। डॉक्टर ने फटाफट मेरे हस्बैंड को बताया, फटाफट वहाँ से हमने मतलब हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस दी। एम्बुलेंस में अपने बच्चे को लेके गए थे, मतलब उसके पापा लेके गए थे, उसके पापा और पापा के दोस्त वगैरह। तो मेरे हस्बैंड लेके गए वहाँ से एम्बुलेंस में, देन वहाँ पे एक निको में जाके एडमिट कर दिया। निको में एडमिट कर दिया। अब निको में वो 1 दिन रहा। सेक्टर 15 में कोई निको था, बट वो वहाँ से बिल्कुल भी रिकवरी नहीं। मैं सुबह उठती हूँ ना तो मैं देखती हूँ मेरा बच्चा कहाँ है, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि वो ठीक है या नहीं है। मैंने हस्बैंड को कॉल किया तो हस्बैंड कहा कि नहीं ठीक नहीं है। मेरे हस्बैंड उस टाइम रोने वाले हो रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे कि नहीं वो ठीक नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ ये चीज़ बोली कि बेस्ट से बेस्ट देखो अपने बच्चे के लिए। तो उन्होंने भी कहा हम बेस्ट देखेंगे। फिर हमें जो बेस्ट बताया गया, हमने अपना बच्चा वहाँ निको में दिया, Cloud9 में, सेक्टर 14 में। इसलिए मैं Cloud9 में अपने बच्चे दिखाती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मैं उसी डॉक्टर पे दिखाती हूँ जिस डॉक्टर को हाथ में हमने अपना बच्चा दिया था। तो मैं आज भी उन्हें ही दिखाती हूँ, सारी चीज़ मैं उनसे ही पूछ के मतलब सारे सजेशन मैं उन्हीं के लेती हूँ, उनकी एडवाइस लेती हूँ। तो ऐसा हुआ। फिर निको से हमारा बच्चा हमें बहुत अच्छे से 10 डेज़ बाद मिल गया था। ये तो मैं निको की जर्नी आपके साथ ना किसी और दिन शेयर करूँगी, बहुत लंबी जर्नी होती है। 10 डेज़ की जर्नी बहुत बड़ी बात होती है बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए। तो ये साइड वाली बात है। अब आते हैं हम ऑपरेशन पे। तो ऑपरेशन क्या, जब मैं ओटी में गई ना, ऑपरेशन का एक्सपीरियंस बताती हूँ, ट्रूथ अबाउट सिजेरियन डिलीवरी। आपको लगता है एनेस्थीसिया, भाई साहब इतनी बड़ी सुई होती है मैं इतनी सी सुई से डरने वाली, इतनी बड़ी सुई। अब वो भाई देखा था वीडियोस में, देखा था, सबसे सुना था कि रीढ़ की हड्डी में लगती है, स्पाइनल में लगती है, स्पाइनल कॉर्ड में लगेगी, ठीक है। आप डॉक्टर ने लगा लेगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, पहली बार में लग गया। मैं शॉक्ड, मतलब मुझे कुछ फील नहीं हुआ, सच बता रही हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का तो ना, मैं आपको बता के भी ना शॉक्ड हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, मैंने कितनी बुरी तरह लगवाया था। मतलब 4 या 5 बार में लगवा पाई थी मैं सेकंड प्रेगनेंसी में। तो अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी को बताती हूँ। तो मुझे नहीं, मेरा लग गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम में मुझे नहीं पता लगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ मतलब। और मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मैं क्या हो गया मेरी बॉडी को, जो मुझे एनेस्थीसिया फील नहीं हुआ। वो शायद इसलिए फील नहीं हुआ कि बॉडी में वाटर लीकेज हो चुका था, बॉडी में इतनी एनर्जी बची नहीं थी जो मैं कुछ फील कर सकूँ। मतलब मैं एक टाइप से मान लो मैं बेहोश टाइप थी, मैं कुछ भी फील नहीं कर रही थी। तो वो मैंने एनेस्थीसिया मेरे लग गया, इतनी बड़ी सुई मैंने लगवा ली, ठीक है, लग गई। देन क्या करते हैं, वो ग्रीन कलर का ना आपके आगे ऐसे करके कपड़ा लगा देते हैं और आपको प्रॉपर लेटा देते हैं, और पीछे एनेस्थीसिया लगने के बाद आपको लेटा के पहले मार्कर मारते हैं। तो मैंने डॉक्टर को वैसे बोला, मैंने कहा, वो मेरी डॉक्टर थी, मैंने कहा मुझे दिखा दो ना कैसे होता है। तो कहती देख लेगी। मैंने कहा हाँ देख लूँगी, मैं भी एक्सपीरियंस करूँ कि यार कैसे देखते, मतलब होता है जैसे फॉरेन में, अदर कंट्रीज़ में आपको अलाउड होता है देखना, वहाँ तो फैमिली भी अलाउड होती है नॉर्मल डिलीवरी में, यहाँ भी कुछ हॉस्पिटल्स में होती है। तो भाई कि मैं देख लूँगी। तो उन्होंने वो मेरे आगे से हटा दिया। आप मारा मारकर, ठीक है, मारकर फील हुआ। एनेस्थीसिया में क्या होता है, जब एनेस्थीसिया का असर शुरू होता है ना, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पैरों को आपको फील हो, पैरों में गर्माहट शुरू होती है पहले, कि फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा। और फर्स्ट टाइम आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ अभी कुछ मत करना, मेरे पैर काम नहीं कर रहा कि अभी मेरे साथ कुछ मत करना, मुझे ना फील हो रहा है, मेरे पैर हिल रहे हैं। तो कह रही कि ऐसा तो फील होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पैरों से यहाँ तक का हिस्सा एनेस्थीसिया में दिया, बाकी आपका सब सही रहता है। अब मैं उनको ये बोली जा रही हूँ मत करो मत करो मत करो, मेरे को फील हो रहा है। तो वो कह रही कोई बात नहीं, आपको फील होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पेन नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने मार्कर लगाया, फील हुआ, गुदगुदी हुई, मार्कर के बाद देन कट, कुछ भी नहीं हुआ, पेन वेन
बस फील हुआ कि कुछ कट मारा है, कट भी नहीं, मैं तो ये सोची पेन मारा है, थोड़ा पेन मार दिया, ठीक है, पेन की जैसे वो अंदर की मार देते ना निप्स टाइप, वो मार दिया, ठीक है। अब ऐसे हुआ, फिर कट करके जब उन्होंने खींचा, ऐसे करके खोलते हैं, जब 7 लेयर्स कट करते हैं ना, ऐसे खोलते हैं, खोलते टाइम फील हुआ कि कुछ खिंचाव हो रहा है। पर फिर भी बॉडी ना मेरी, मतलब उस टाइम इतने होश में नहीं थी, मुझे इतना कुछ खास हुआ नहीं, बस हल्का सा हुआ, ठीक है। डॉक्टर अंदर, मतलब वो ग्लव्स वगैरह पहन के ना 2 डॉक्टर आपके लगे रहते हैं पेट में, तो निकाला, बेबी निकल गया। मैं एकदम शॉक्ड, यार बेबी निकल गया। बेबी निकला, बेबी के साथ उन्होंने ना नीचे टब रखा होता है, उसमें इतना ब्लड मतलब बहता ही रहता है। जो बेबी के साथ आपका 7, 8 मंथ 9 मंथ्स का जो ब्लड होता है ना, वो सारा बहुत स्पीड से निकलता है। तो बेबी आ गया, कॉर्ड वगैरह कट करी, फिर हाल में मतलब थोड़ा सा अजीब किस में लगता है, जब टाँके लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं, स्टिचेस लगा रही है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा क्या हो रहा है, मेरे से काट पिटाई सिलाई इस टाइप की फीलिंग आती है। तो स्टिचेस लग गए, ठीक हो गया। अब जब तक तो आपके अंदर एनेस्थीसिया का असर होता है, आप इतना ना वो करते नहीं, मतलब पेन नहीं होता। फिर मेरे ही सामने, मतलब आपको पता है कैसे उठाते हैं, आपको नीचे कम, मतलब जो चादर बिछी होती है ना, कि आपकी बॉडी किसी काम की नहीं होती, आप चाहे कितने भी वेट के हो ना, आप बिल्कुल अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर सकते हो, पूरा वेट किसी और के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो 2 नर्सेज आती हैं, मेल आते हैं, मेल नर्स आती हैं। तो मेल क्या करते हैं, दोनों तरफ से एक तरफ से चादर को पकड़ते हैं और उठा के दूसरे स्ट्रेचर पर डाल के ना मतलब रैंडमली वो ऐसा ही लगता है। उस टाइम तो हालत बुरी हो रखी होती है, अब याद करके हंसी आ रही है, बहुत बुरी हालत हो रखी होती है। वो ऐसे करके ना आपको दूसरे बेड पे शिफ्ट, मतलब दूसरे स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर देते हैं, आप दूसरे स्ट्रेचर पे शिफ्ट हो जाते हो, फिर आपको इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। उस टाइम आपको ना धीरे धीरे नशा, बिल्कुल उस टाइम तो जब आपका सिजेरियन होता है ना, तब तो आप होश में रहते हो पूरे, फिर उसके बाद आपको नशा स्टार्ट होता है। फिर नशा वो 5-6 घंटे तक या पूरी रात तक रहता है। पूरी रात तक आपको इमरजेंसी रूम में रखा जाता है, आपकी पूरे टाइम नर्व्स चेक की जाती है, पल्स चेक रहती है, शुगर बीपी सब कुछ चेक होता रहता है हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, इस टाइप से होता है। मुझे वो आज भी याद है। बस मुझे इतना पता था कि मेरी आंखों के आगे इतना था कि मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे, मेरे सिर्फ ये वर्ड्स थे, मैंने सिर्फ उनसे पूछा था कि मेरा बेटा ठीक है, किस पे गया है, मेरे ये वर्ड्स थे मेरी मम्मी से कि किस पे गया है। तो उन्होंने कि नहीं, हमने नहीं देखा, हमें देखने को नहीं मिला, हम जब तक आए थे ना बच्चा नीको चला गया था। मेरी मदर इन लॉ मतलब मम्मी थी, तो मुझे बस इतना याद है। उसके बाद ये लोग चले गए, मुझे कुछ याद नहीं है, हस्बैंड कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना सोती रही हूँ। फिर आपकी जब सुबह होती है, वो बहुत दर्दनाक वाली सुबह होती है, इतना पेन, मतलब आपका जो एनेस्थीसिया का असर था वो ख़त्म हो गया, अब आप आते हो पेन वाले टाइम पे। बहुत पेन, इतना पेन कि आपको ना जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज में भी पेन किलर्स देते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने तो पेन किलर वैसे भी लगवाए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, तो पेन होता है। और सिजेरियन में ना सबसे बड़ी क्या है, 24 घंटे तक आपको पानी भी नहीं देते, पानी के लिए भी आप ऐसे तरस जाते हो ना। मुझे आज भी याद है, अगले दिन सुबह मुझे ये वर्ड्स थे कि यार थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो पानी मतलब डायरेक्ट मुंह में नहीं देते, होठ पे टच करा देते थोड़ा थोड़ा सा ताकि गीला रहे। तो होठ पे धीरे धीरे टच कराया, फिर ऐसे ऐसे होता गया, थोड़ी थोड़ी रिकवरी, पेन के साथ रिकवरी भी होती जा रही थी, हो रही जाए। फिर सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या होती है, जब डॉक्टर आपको आके बोलता है, आपको 24 घंटे भी नहीं हुए, मतलब 7 लेयर्स कट कराए हुए, डॉक्टर आपको कहता है कि आपको चलना है। भाई मैं तो नहीं चलूँगी मैंने तो डॉक्टर से यही बोला, मैं तो नहीं चलूँगी। तो डॉक्टर मेरी, मतलब मैं बताया आपको, एज अ फैमिली वो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मतलब मेरे लिए बहुत क्लोज है वो मेरे। आज भी मुझे कोई दिक्कत होती है ना बच्चों से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, मैं जस्ट उनको एक मैसेज करती हूँ बस, तो वो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं हमेशा। अब मैं उनको दीदी बोलती हूँ, मैंने कभी डॉक्टर ने बोला, मैं हमेशा दीदी बोलती हूँ उनको। तो उन्होंने मुझे अपने हमेशा दीदी की तरह ही ट्रीट किया है। तो क्या होता है, मैंने कहा दीदी मैं नहीं चलूँगी, तो वो कहती नहीं मानसी चलो। मैंने कहा नहीं मैं आज नहीं चलूँगी, मैं कल चल लूँगी। तो मैं हॉस्पिटल और रुक जाऊँगी, पर मैं कल चलूँगी, मैं आज नहीं चलूँगी, मैंने ऐसे बोला।
ठीक है, वो दिन भी जाता है, मतलब 5 अक्टूबर को मेरा बेबी होता है, 6 अक्टूबर को वो दिन भी चला गया, 7 अक्टूबर को मेरी भाभी वगैरह मम्मी वगैरह सब हॉस्पिटल में होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब चलना है, मतलब दीदी कहती है कि अब चलना है। मेरे घर से चलना पड़ेगा क्या? कहती हाँ बेटा चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो कैसे रिकवरी होएगी, चलना तो है ही, लाइफ टाइम बेड पे थोड़ा ना रहना डर से। मैं कहा चलो ठीक है, चलने का ट्राई किया। भाई मैं तो डॉक्टर मेल नर्स वगैरह किसी के भरोसे नहीं हूँ। मैं कहा मैं नहीं किसी के भरोसे, मेरे तो कोई भरोसे वाला, मेरे हस्बैंड या भाई ये दोनों उठाएंगे तो ही मैं चलूँगी। और मेरे हस्बैंड का क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ आज। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। हर चीज़ में सपोर्ट है, हर चीज़ में, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं है। बट वो मुझे पेन में नहीं देख सकते। अगर मुझे कहीं एक इंजेक्शन लग रहा है वो गायब, मुझे कहीं मेरे टेस्ट हो रहे हैं वो गायब। तो ऐसी सिचुएशन में तो उनका गायब होना बनता ही था, वो मुझे पता था, पर मुझे ऐसे नहीं पता था वो इतनी स्पीड से गायब होंगे। तो गायब नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे सिचुएशन में फ़ोन भी नहीं उठाते कि इसलिए मुझे फ़ोन कर रही होगी। तो वहाँ मेरी भाभी थी, मेरी भाभी खूब हेल्दी, खूब बढ़िया है, मेरी ताऊ जी की बहू है, बड़ी भाभी मेरी। अपनी कुछ रील्स वगैरह में मिल जाएंगे आपको, मैं उनके घर वगैरह भी जाती हूँ, ब्लॉग वगैरह बहुत डालती हूँ। तो वो कहती मैं उठाऊंगी, क्योंकि उनका भी सिजेरियन होता है, उन्हें भी पता है कि चीज़ें होती हैं, कितना पेन होता है, सब कुछ उनको पता है, उनके भी 2 सिजेरियन है। तो मैं उठाऊंगी। मैं कहा भाभी आराम से उठाना, भाभी आराम से। एक साइड मेरा भाई है, एक साइड वो भाभी है, और दोनों ने मुझे ऐसे कंधे पे मतलब ऐसे करके ना कर लिया और नीचे उतारा। माय गॉड, मैं शायद लाइफ में उससे वर्स्ट कोई सिचुएशन होती होगी, उससे वर्स्ट कोई पेन होता होगा, शायद नहीं होता होगा, मैं नहीं मानती हूँ। जो कहते हैं ना माँ का जन्म होना, लिटरली उस दिन माँ का जन्म होता है। माँ पहली बार चलना सीखती है, वो चलना ना मतलब कितना पेनफुल, ऐसा लगता है आपकी सारी जान निकल आई, आप चीख रहे हो, रो रहे हो बुरी तरह, पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको चलना है और कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको चलना ही पड़ेगा, चाहे आप रो चीखो कुछ भी करो। फिर जैसे जैसे मैं चीखते चिल्लाते, मैं भाभी छोड़ दो, भाई छोड़ दो, मुझे बिठा दो, मुझे नहीं चलना, मैं ज़मीन पे पैर रख लेती हूँ बस। ये ना मैं अपना बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस। कोई बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, तो वो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत से देखे जो हंसते हंसते चल जाते हैं, बट मैं बहुत बुरी तरह रोते रोते चली थी। फिर थोड़े कदम चलने के बाद मुझे बस कि मुझे बैठा दो, क्योंकि ये बॉडी ना आपकी बिल्कुल काम नहीं करती, आपको इतना बुरा वाला पेन होता है। बैठ गई। फिर डॉक्टर ने बोला ऐसे ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी मतलब हर 4-5 घंटे में आपको ऐसे चलना है। मैं कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, ये चीज़ें भी हो गई, स्टार्ट किया चलना, ये सब हो गया। फिर वॉशरूम जाने का कि वॉशरूम भी ऐसे ही जाना है। फिर मैं धीरे धीरे चल के उतर के सबका सपोर्ट लेके वॉशरूम जाने लगी। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर अब सबसे बड़ी सिचुएशन क्या आती है, फ्रेश होने की। आपको फ्रेश भी होना है, आपको जब तक आप हॉस्पिटल में हो ना, आपको एक बार फ्रेश होकर भी जाना है, आपको स्टूल पास करना है कैसे भी, चाहे मेडिसिन से करो, नेचुरली करो, कैसे भी करो, बट आपको स्टूल पास करना है। तो मुझे नहीं हो रहा था स्टूल पास। फिर मेडिसिन लगाते हैं, लगाते भी हैं और ओरली भी दी जाती है। तो वो मेडिसिन मैंने ली, उसके 4-5 घंटे बाद मुझे स्टूल पास हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने आफ्टर सिजेरियन स्टूल पास किया। तो बहुत रिलैक्सिंग रहता है स्टूल पास करना उस टाइम पे, और करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि यार हम 4-5 दिन से हमने स्टूल नहीं किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी नेचुरल चीज़ है। तो स्टूल पास किया ऐसे ऐसे। फिर 5 दिन निकल गए। वॉशरूम जाना बहुत, मतलब ये मान लो आपकी 30% रिकवरी हॉस्पिटल में हो जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल से जाना था घर नहीं, हमें पहले नीको जाना था। तो हम नीको जाते हैं, नीको में अपने बच्चे को देखते हैं। नीको में क्या होता है, मैं सोचती हूँ कि आज ब्रेस्ट फीड कराऊँ इसको। मैं ब्रेस्ट फीड कराने बैठती, तो मैं फर्स्ट टाइम उसको देख रही हूँ ना, तो मैं बहुत रो रही हूँ। मुझे बहुत इमोशनली बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा मतलब इतना छोटा सा 1.8 kg जब वो हुआ था तब था, फिर वो और कम हो गया था। सो ऐसा होता है कि इतना मतलब कम वेट होता है। मैं उसे देख के लिटरली रोने लग जाती हूँ। फिर मैं उसे ब्रेस्ट फीड कराने का सोचती हूँ, मैं जैसे ही बैठती हूँ मुझे बहुत तेज चक्कर आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ पे नर्स होती है, मैं उनको बोलती हूँ मुझे ना बहुत तेज़ चक्कर आ रहा है। तो मुझे बोलते हैं आप बेबी को हमें दो, हम संभालेंगे, आप खुद की केयर करो। तो मेरे हस्बैंड को जाके बताती है कि ना आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, उसको देखो।
और मुझे लिटरली इतना चक्कर आ रहा था कि मुझे नहीं पता मुझे क्या, मैं गिर जाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते हैं, हम थोड़ा देर वहीं सोफे पे लेटते हैं इमरजेंसी रूम में। तो लेटने के बाद फिर उसके बाद हम घर चले जाते हैं कि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ऐसे फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि मदर को लेके आओ ब्रेस्ट फीड के लिए। बट मेरी हाल नहीं होता कि मैं गाड़ी से ट्रैवल करके इतनी दूर जाऊँ फिर ट्रैवल करके आऊँ, तो हम नहीं करते। मैं ब्रेस्ट फीड ना पंप से निकाल के फीड बेबी के लिए पहुँचा देती थी। फिर कुछ टाइम में बेबी आ जाता है घर वापस, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड मेरा सिजेरियन का जो मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा सिजेरियन डिलीवरी के बाद ना 1 मंथ के अंदर बिल्कुल ही वेट लॉस हो गया था। वेट लॉस मेरा क्या होता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था, अजवाइन और घी और गुड़ का पानी, जो मैं डेली लेती थी। 10-15 डेज तक मैंने लिया था, जब तक स्टिचेस कट नहीं होते हैं। 10-15 डेज तक हमने लिया, तो मुझे बड़ा उससे रिलैक्सिंग रहता था। मैं आराम से फ्रेश हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। यूरिन अच्छे से पास होता था, स्टूल अच्छे से पास होता था। तो ऐसा हो गया ये चीज़, ठीक है। तो मैं सिजेरियन में सबको ये कहना चाहती हूँ, मैंने जैसे ओल्ड एज नानी दादी की बात सुनी थी कि डिलीवरी के बाद ना पानी नहीं पीना चाहिए, पेट बहुत ज़्यादा रहता था। तो मे बी वो नॉर्मल डिलीवरी में होता होगा, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। बट सी सेक्शन में, सिजेरियन में मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना उतने अच्छे स्टेजेस हील होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे स्टेजेस बहुत जल्दी हील हो गए थे फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सेकेंड के एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो बहुत अच्छे हील हो गए थे और मैं बहुत पानी पिया था। और एक मैं क्या करती थी, मैंने 3 महीने तक ना जब नहाती थी स्टिचेस पे कोकोनट ऑयल लगाता था। जिस दिन नहीं लगाती थी ना, ड्राइनेस से ईचिंग होती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर ऐसे ऐसे मेरा 3 महीने का कंप्लीट हो गया, जो जापा होता है एंड सिजेरियन के बाद जो केयर होती है वो सब कुछ हो गया। एंड बस आपको लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम रहती है कि आप कुछ हैवी चीज़ नहीं उठा सकते हो, ज़्यादा कूदना वादना ये सब नहीं कर सकते हो। और मतलब सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, मैं नहीं करती, मैं कर भी नहीं सकती, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है। बाकी टचवुड मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा है। सिजेरियन के बाद भी रिकवरी अच्छी हुई। बॉडी पेन्स हुए थे, लेग पेन हुआ था, ये सब हुआ था, तो मैंने अच्छे से मालिश ली थी, बहुत अच्छी मालिश कराई थी। उसके बाद मेरा सब कुछ अच्छे से हुआ। जहाँ पे मेरा मालिश बहुत ज़रूरी होती है, बहुत से लोग आज भी नहीं कराते, 90% लोग नहीं कराते, पर मदर के लिए मालिश मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप पेट की मत करो, बैक की करो, पैरों करो। मैंने बैक की और पैरों की 3-4 मंथ्स रेगुलर कराई थी, और शायद अगर विंटर में मुझे नीड हुई तो मैं इस विंटर भी करा लूँगी। इससे ना बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है। मैंने लास्ट विंटर कराई थी, मुझे 1 साल कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, मुझे बढ़िया रहा सब कुछ। तो ये होता है सिजेरियन में। ऐसी जर्नी रहती है सिजेरियन की, इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सारी दोनों ही जर्नी, नॉर्मल भी सिजेरियन भी, दोनों ही इजी है और डिफिकल्ट भी है, बोथ एट द टाइम। तो बस मेरी जर्नी इतनी थी, ऐसे था। एंड और क्या मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ, हाँ, खाने पीने का। जैसे मैं बहुत स्पाइसी फूड अब नहीं खा पाती हूँ, बहुत स्पाइसी फूड खाती हूँ ना तो मुझे ईचिंग होती है एंड एसिडिटी प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा है सिजेरियन के बाद। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर सिजेरियन के बाद बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम है। कुछ भी एसिडिटी वाली चीज़ खा ली ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरा पेन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ये ब्रेस्ट पेन, और ये सारा मुझे एसिडिटी की वजह से होता है। तो मेरी सिजेरियन जर्नी बस इतनी ही सी थी, मैं इतनी सी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सबकी अलग होती है। मेरी ऐसी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने बच्चे की निको जर्नी शेयर करूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे क्या था, हमने उसको प्रॉब्लम्स क्या थी, हमने उसको क्यों कितने दिन तक रखा था, उसने क्या क्या रिकवरी करी थी, कितने टाइम में, डॉक्टर्स कौन थे, डॉक्टर्स ने क्या कहा था। क्योंकि निको वाले बच्चों के लिए, प्रीमेच्योर बच्चों के लिए बहुत एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। तो वो हमने कैसे करी थी। हमारे बच्चे आज टचवुड बहुत हेल्दी हैं, बहुत एक्टिव हैं, तो वो कैसे हैं, तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। सेकेंड प्रेगनेंसी का, सिजेरियन का आपको मेरे से चाहिए कि मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो वो भी मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।